दहेज एक लालच। वह कुछ मध्य परिवार में पली बड़ी चुलबुली लड़की थी। पिता का एक छोटा सा बिजनेस था। सन्या उसकी छोटी बहन थी। यह दोनों ही माँ पिता की दो आंखें थी। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों बेटियों को ही देखकर जी रहे थे। दोनों बेटियों के मुंह से निकलती उनकी इच्छा पूरी करते। दोनों बेटी पढ़ने लिखने में होशियार सर्वगुण संपन्न थी। जिन बेटियों को माता पिता एक दिन के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देते, उन्हीं बेटियों की विदाई का समय आ गया। उन्हें पता ही नहीं चला कब रुश्ते मनाती हुई इतनी बड़ी हो गई। आखिर दिल में पत्थर रखे उन्होंने वानिया के लिए वर तलाशना शुरू किया। आए दिन दहेज लोगों द्वारा बेटियों को मार डालने वाली घटनाएं सुनकर वे बहुत घबराए हुए थे, अतः बहुत ही सतर्क बरत रहे थे। वे एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे थे कि कहीं धोखा न खा जाए। आखिर उसकी तलाश नीलेश और उसके परिवार पर आकर रुकी। नीलेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। छोटा परिवार था, माता पिता एवं एक बहन जो अभी पढ़ ही रही थी। बहुत छानबीन एवं परिवार के बारे में पता लगाने के बाद वे संतुष्ट हो गए और बात आगे बढ़ाई। कदम कदम पर संचेत थे, सो उन्होंने सारी बातें पहले ही तय करनी चाहिए ताकि आगे किसी भी प्रकार का कोई झंझट न पड़े। उस समय तो नीलेश एवं उसके माता पिता ने कह दिया कि हम दहेज लेने देने में विश्वास नहीं रखते। सुरक्षा आप अपनी बेटी को जो न देना चाहते हैं दे सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी मीना जी बहुत खुश हुए बहुत एवं सोचा कि सही घर वर मिल गया है। दोनों ने उन्हें था, किंतु अब उनकी कोई दबाव नहीं रहेगा तो बात पक्की हो गई और सगाई एवं शादी का मुहूर्त निकालने वाले की बात हो गई। सगाई से पहले वरुण जी का फोन आया कि हमें पता है आप अपनी तरफ से सब अच्छा ही करेंगे, किंतु एक बात कहनी थी कि हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे। सुधार में कम से कम 5 लाख कैश एवं लड़के एवं उसके माता पिता बहन के लिए सोने का आइटम जरूर रखें। चांदी का नारियल भी अच्छा भारी होना चाहिए। आगे आप खुद समझदार है। राहुल जी ने उनकी यह बात यह सोचकर कि पहली डिमांड है उन्होंने रखी है आश्चर्य से मान ली और खुशी भरे माहौल में सगाई संपन्न हुई। नीलेश वाणी से फोन में प्यारी प्यारी बातें करता और खूब उसे जिंदगी की सब जवाब दिखाता। सगाई के 3 दिन बाद सुमन जी का फोन आया। कपड़े और साड़ी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, कम से कम प्रत्येक सूट एवं साड़ी 10-10 हज़ार से कम की न हो। राहुल जी ने उनकी यह डिमांड भी पूरी कर दी। फिर एक दिन वरुण जी बोले, अरे राहुल जी आप अपने दामाद को कम से कम 10-15 लाख वाली गाड़ी देना। राहुल जी बोले, गाड़ी लेने देने की तो बात की ही नहीं हुई थी। वे बड़ी रियाज से बोले, नहीं हुई थी तो अब कर लो। मीना जी बोली, ऐसे तो इनकी मांग बढ़ती जा रही है, हम कैसे पूरी करेंगे। राहुल जी बोले, तुम वाले को कुछ मत बताना, जरूरत पड़े तो लोन ले लेंगे। उनके माथे पे चिंताएं के दिखाए दिख वानिया ने पूछा कि पापा कोई परेशानी है क्या। वे हंसते हुए बोले, अरे नहीं, काम ज़्यादा और समय कम है, सो थोड़ी थकान हो गई है। शादी से 2 दिन पहले सुमन जी का फ़ोन आया, भाई साहब बच्चों का हनीमून के लिए कहाँ भेज रहे हो। वैसे नीलेश की इच्छा तो कहीं बाहर विदेश जाने की है, तो कहीं अच्छी जगह चुनकर टिकट करवा दे और हम वानिया बेटी को ना बताए, उसके लिए सरप्राइज ही रहने दे। राहुल जी और मीना जी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। एक और धमाका भी वो लाखों में। अभी इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे कि वरुण जी का फ़ोन आया। राहुल जी क्या बताए, ये आजकल के बच्चे भी किसी की नहीं सुनते। अब देखो हमारी बिटिया रणजीत करके बैठी है कि भाभी के घर से मेरे लिए तो डायमंड सेट ही आना चाहिए। हमने कहा हम दिला देते हैं, तो उसका कहना है भैया की शादी की याद में उसके ससुराल से ही लूँगी। राहुल जी बोले, भाई साहब एन वक्त पे इतनी बड़ी बड़ी डिमांड हम कैसे पूरी करेंगे, यह तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे नहीं राहुल जी, शादी ब्याह मकान में बजट से ऊपर लग ही जाता है, तो इतना तो मार्जिन रखना चाहिए। हमें तो समय रहते आपको सूचित कर दिया, अब आप देख ले। उन्हें बोलने का मौका दिए बगैर ही फ़ोन काट दिया। अब राहुल जी और मीना जी बहुत परेशान, क्या करे, इतना मुँह तो सुरसा की तरफ फैल ही जा रहा था। अंत पे उन्होंने अपना एक मकान गिरवी पर पैसों का इंतजाम कर डायमंड सेट खरीदा और लक्षद्वीप की टिकट करवा दी। शादी संपन्न हुई।
वान्या का ससुराल में स्वागत धूमधाम से हुआ। बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी जो आई थी। तीसरे दिन वे हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटने के बाद कुछ दिनों तक वो तो ठीक चला। वो मायके जाती तो उसके चेहरे की रौनक देखकर उसके माता पिता अपनी चिंताएं भुला देते और उसके सामने सामान्य दिखने की कोशिश करते। अब कुछ दिनों से वान्या को इन लोगों के व्यवहार में अंतर दिखने लगा। धीरे धीरे घर में सारे कामों का बोझ उस पर डालने लगे। नीलेश भी प्यार भरी बातें हवा में हो गई। वो बात बात पर उसे झिड़कने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे बहुत कुछ सुनाया जाता। वो इस परिवर्तन का कारण समझ नहीं पा रही थी कि एक दिन उसकी सास बोली, वान्या आज तक कुछ पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है, हम अभी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम अपने पापा से 2 लाख रुपए ले आओ, उधार समझ के दे दो, हमारे पास आते ही लौटा देंगे। पर मम्मी जी अभी शादी में इतना खर्च हो गया है, पापा कहाँ से देंगे? तुम्हें उस घर की नहीं इस घर की चिंता होनी चाहिए। अब जाकर पैसे ले आओ। नीलेश उसे लेकर मायके गया। वान्या अपने पापा से पैसे नहीं मांग पा रही थी। नीलेश बार बार उसे इशारे कर रहा था। वो अनदेखा कर रही थी। आखिर बेशर्म की हंसी हंसते हुए बोले, पापा जी हम आज काम से आए थे। वान्या तो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो कह देता हूँ अचानक पैसों की आवश्यकता आ पड़ी है, आप 2 लाख रुपए की मदद कर दे। राहुल जी बोले, अभी तो बहुत मुश्किल है, हम असमर्थ हैं। नीलेश बोला, मैंने अपनी ज़रूरत आपको बता दी है, आगे आपको समझदार हो। वान्या से बोला, चलो अब घर चले। उस बोलने का मौका दिए बगैर ही बाहर निकल गया, कहते हुए जल्दी आ जाओ। वान्या चुपचाप चली गई। राहुल जी मीना जी सिर पे हाथ रखकर बैठ गए। अब क्या करें? कहाँ से लाए इतना पैसा जो उनका पेट भर सके? उचित गति से बिजली सा विचार रौंधा कि यदि वान्या के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। उन्होंने तुरंत फोन मिलाया। वान्या ने अपने पापा को फसत संत करते हुए कहा, हाँ पापा ठीक हूँ, जबकि रास्ते भर नीलेश उसे प्रताड़ित करता हुआ गया था। अभी इस बात को 15 दिन भी न बीते होंगे कि फिर उनकी नई डिमांड शुरू हो गई। इस बार 5 लाख रुपए की मांग की थी, कारण पिछले 2 लाख जो न मिले थे। वान्या पे सख्ती बढ़ा दी गई। अब गाली गलौज के साथ साथ मार पीट पर भी आ गई। वान्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। पिता की स्थिति को देखते हुए उसने पैसों की मांग भी नहीं कर पा रही थी और उसके बदले में उस पर शारीरिक अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उसकी सास बोली कि आज जाकर पैसे ले आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मम्मी जी इतना पैसा पापा कहाँ से लाएंगे? हमें पता नहीं, लड़की पैदा करने का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वो बोली, बेटी तू अपने घर में भी है, क्या आप इतना पैसा देंगे? उसका इतना कहना उस पर था कि एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत कि मम्मी से जवान लड़ाएगी? जाकर चाय लेकर आ सबके लिए। वान्या जैसे ही चाय लेकर आई उसके कानों में शब्द पड़े। वो ठिठक कर सुनने लगी, 2-4 दिन मिल लाती है तो ठीक है, नहीं तो ठिकाने लगा देते हैं। बेटा तेरी दूसरी शादी करा देंगे, वहाँ से खूब दहेज लेंगे। सुनकर वानी की पैरों तले जमीन खिसक गई, हाथों में ट्रे गिरते गिरते बची। फिर उसने अपने को सद कर सबको चाय दी। सुनकर जब पापा के बाप के घर और पैसे ले आ, वह बोली, मम्मी जी मैं 2-4 दिन रुक कर आऊँगी, क्योंकि इतने पैसों का इंतजाम 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा। सामने रहूँगी तो पापा को चिंता रहेगी और जल्दी व्यवस्था करेंगे। हाँ ठीक है, रह कर वह तुरंत अपने कमरे में गई और जो जेवर उसके पास थे सब फुर्ती से बैग में डाले। उसमें कपड़े डालकर अपनी आकर बोली, अब मैं जाऊँ, हजार रिक्शा कर ले और चली जा। वान्या तुरंत निकल गई। रिक्शे वाले को बताते चलने को कहा, कारण वह डर गई थी कि कहीं अलमारी खोली देख नीलेश उसके पीछे न आ जाए। वह घबराई हुई घर पहुंची। पापा पापा उसकी आवाज़ सुन के भी बाहर आए। उसके हालत देखकर सब समझ गए। बेटा नहीं पापा, आप बात में पहले जल्दी थाने चलो, मेरी जान को खतरा है, रास्ते में बताती हूँ। सब थाने पहुँचकर दहेज के लिए घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज करवाया। राहुल जी एक सभ्य व्यक्ति थे एवं पहुंच भी थी तो तुरंत पुलिस ने एक्शन में आ गई। केस दर्ज कर पुलिस वरुण जी के घर पहुंची और नीलेश समेत माता पिता को गिरफ्तार कर थाने ले आए। आज उसका मोटा समाज में उतर गया था और
परिवार पर दहेज रोपण होने का दबाव लग गया था। यह ऐसा दाग लगा था कि ताउम्र उतरने वाला नहीं था। अपने किए की सजा भुगत रहे थे। इस तरह से वान्या अपनी सूझबूझ से जहाँ एक और उसके परिवार पर दब्बा लगाने से सफल हुई, वहीं दूसरी ओर एक और बेटी दहेज की वाली बेटी में आहूत होने से बच गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।